भारत के इतिहास में ऐसे कई युद्ध हुए जिन्होंने इस भूमि की दिशा और भविष्य को निर्धारित किया। लेकिन कुछ युद्ध ऐसे थे जो केवल दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थे, बल्कि दो संस्कृतियों, दो विचारधाराओं और दो महत्वाकांक्षाओं की टक्कर थे। 1191 ईस्वी में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध ऐसा ही एक युद्ध था जो भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। ये लड़ाई राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान और गजनी के आक्रांता मोहम्मद घोरी के बीच हुई, जिसमें भारत के वीरों ने अपना पराक्रम दिखाया और अपने शत्रु को परास्त किया। लेकिन क्या यह विजय अंतिम थी? क्या इस युद्ध में पृथ्वीराज की एक भूल भविष्य में उनकी हार का कारण बनी? तो चलिए जानते हैं इस युद्ध की पूरी कहानी को। शुरुआत होती है राजपूतों की आन, बान और शान कहे जाने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान से, जिनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। वे अजमेर और दिल्ली के शक्तिशाली शासक थे जो चौहान वंश से आते थे। बचपन से ही वे पराक्रमी और निडर थे। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे और बचपन से ही उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली थी। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और अपनी वीरता से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने कई राजपूत राज्यों को एकजुट कर अपनी शक्ति बढ़ाई और अपने शासन का विस्तार किया। वे एक दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी अजमेर और दिल्ली को मजबूत किया और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए अनेक किले बनवाए। उनकी न्यायप्रियता, युद्ध नीति और प्रशासनिक कौशल के कारण वे अपने सैनिकों और प्रजा के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक थी संयोगिता का हरण, जब उन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर ले गए। इससे जयचंद के मन में गहरी कटुता उत्पन्न हो गई और आगे चलकर इसी रंजिश ने पृथ्वीराज चौहान के पतन में बड़ी भूमिका निभाई। दूसरी ओर मोहम्मद घोरी था, जो कि एक महत्वाकांक्षी तुर्क आक्रमणकारी था, जिसने गजनी पर कब्जा करने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार भारत की ओर करने का निश्चय किया। उसका असली नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी था और वो गजनी साम्राज्य का शासक बना। भारत की असीम धन संपदा को देखकर उसने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा करने की योजना बनाई। मोहम्मद घोरी की नीति पृथ्वीराज चौहान से बिल्कुल अलग थी। वो केवल युद्ध में विजय नहीं चाहता था, बल्कि भारत पर स्थायी शासन स्थापित करना चाहता था। उसकी सेना में तुर्की घुड़सवार, धनुर्धारी और मध्य एशियाई सैनिक शामिल थे, जो घातक और क्रूर युद्ध कला में निपुण थे। वो एक ऐसा योद्धा था जो हार को स्वीकार नहीं करता था और बार बार प्रयास करता था जब तक कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। जब मोहम्मद घोरी ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई, तब उसने सबसे पहले 1190 ईस्वी में बठिंडा के किले पर हमला किया। बठिंडा किला एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थल था, जिसे जीतकर वो दिल्ली और अजमेर पर आक्रमण करना चाहता था। लेकिन यह समाचार पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचा और उन्होंने तुरंत अपनी विशाल सेना के साथ गजनी सेना को रोकने का निर्णय लिया। पृथ्वीराज चौहान ने 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना एकत्रित की, जिसमें राजपूतों के अलावा कई अन्य हिंदू राजा और सेनाएं भी शामिल हुई। इनमें गोविंदराज चौहान, हमीर देव चौहान, सोलंकी राजा और चाहमानों की सेनाएं भी थी। वहीं मोहम्मद घोरी के पास लगभग 50,000 घुड़सवार सैनिक थे, जो मुख्य रूप से तुर्की और अफगानी घुड़सवार थे। 1191 ईस्वी में दोनों सेनाएं हरियाणा के तराइन, वर्तमान में तरावड़ी, के मैदान में आमने सामने आई। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। केंद्र में मुख्य सेना, बाएं और दाएं हिस्सों में घुड़सवार और धनुर्धारी। राजपूतों ने अपने युद्ध कौशल का पूरा प्रदर्शन किया और अपनी पारंपरिक युद्ध नीति गरुड़ व्यूह का उपयोग किया, जिससे शत्रु सेना पर हमला किया जाता और उसे चारों ओर से घेर लिया जाता। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, राजपूत सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल ली और दुश्मन पर टूट पड़े। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति गोविंदराज ने युद्ध में साहस का परिचय दिया और सीधे घोरी की सेना पर हमला कर दिया। राजपूत योद्धाओं ने अपनी तलवारों और भालों से तुर्की सेना को तहस-नहस कर दिया। मोहम्मद घोरी की सेना को इस प्रकार की भयानक प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी
राजपूत योद्धा घोड़े पर सवार होकर पूरी शक्ति से लड़े और धीरे धीरे घोरी की सेना को पीछे धकेलने लगे। युद्ध के बीच में गोविंदराज चौहान ने मोहम्मद घोरी पर सीधा हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया और घोड़े से गिर पड़ा। इस स्थिति को देखकर घोरी की सेना घबरा गई और मैदान छोड़कर भागने लगी। युद्ध में भारी हार के बाद मोहम्मद घोरी को उसके सैनिक किसी तरह बचाकर ले गए। उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन वो बच गया। पृथ्वीराज चौहान के पास मौका था कि वो उसे पकड़कर मार सकते थे, लेकिन उन्होंने एक क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए घोरी को जीवित छोड़ने का निर्णय लिया। यही निर्णय भविष्य में उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में राजपूतों की शानदार विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान भारत के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित हुए। लेकिन ये विजय स्थायी नहीं थी। मोहम्मद घोरी अपनी हार को भूलने वाला नहीं था। उसने एक वर्ष बाद 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोबारा युद्ध की योजना बनाई और इस बार उसने नई रणनीति अपनाई। अगर पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को मार दिया होता तो शायद भारत का इतिहास अलग होता। क्या उनका क्षत्रिय धर्म उन्हें भारी पड़ा? क्या यह दयालुता ही उनकी सबसे बड़ी भूल थी? क्या पृथ्वीराज चौहान की दया उचित थी? अपने विचार कमेंट करें। 1192 ईस्वी में हुआ तराइन का दूसरा युद्ध इस सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। तो तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल द हिस्ट्री कैसल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।